हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसकी आपको वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरह की आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको कंटिन्यूस हर एक चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी और साथ के साथ उनकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। सो चलो शुरू करते हैं आज। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें नई सब्सटेंस देखने को मिलेंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, न्यू होंगी। ठीक है, तो वो रिएक्शन अगर डिफाइन करें, द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, फिर इसके बाद अगर रिएक्शन होती है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिएक्शन इन विच A प्लस बी फॉर्म्स C। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्टेंट्स क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेंगी उन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। सो दीज A एंड B आर रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो दिस C इज प्रोडक्ट। क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो नई सब्सटेंस जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बाद बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास किस तरह यूज होता है, एज अ प्रमोटर। प्रमोटर, ठीक है, तो अगर वो प्रमोटर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। पर जो वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। किसके, इन दोनों से। सो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमारे पास एट द एंड क्या मिल जाएगा, हमारे पास वाटर। ओके, तो वाटर हमारे पास प्रोडक्ट। और अगर इसमें देखा जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो दिस इज द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को भी ना किसी भी केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम का एक्चुअल में ऐसे रिबन आता है, मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और इसी लेयर को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर सैंड पेपर से रब करा जाता है। ठीक है, तो सैंड पेपर से रब करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का बनना। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनेंगे। तीसरा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चौथा, चेंज इन कलर। एंड पांचवा, दैट इज चेंज इन स्टेट। तो नेक्स्ट पेज में हम सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का।
तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर गैस रिलीज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अगर हम बात करें, जिंक रिएक्ट करवाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और गैस निकल रही है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। और इसके अलावा अगर हम बात करें, दैट इज CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CaO प्लस CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक गैस है। क्लियर? तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज एन केमिकल रिएक्शन इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइंस एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो इससे आगे हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में क्या होगा कि इसके अंदर प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट जिसके अंदर वो क्या करेगा? कोई फॉर एग्जांपल आप मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ना कोई सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा उस सॉल्यूशन से डिफरेंट और सेपरेट आउट हो जाएगा उस सॉल्यूशन में से, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। और इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। किसको रिएक्ट करवाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड को। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड आयोडाइड। और इसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। किसके? लेड आयोडाइड के। कौन से प्रेसिपिटेट? येलो। और जब भी प्रेसिपिटेट को अगर हम डिनोट करेंगे ना तो PPT से भी डिनोट कर सकते हैं। PPT किसकी शॉर्ट फॉर्म है? प्रेसिपिटेट की। क्लियर? इसके बाद अगर हम और एग्जांपल लेंगे तो केमिकल रिएक्शन जब भी सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। तब भी हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के। किसके बनते हैं? बेरियम सल्फेट के। क्लियर? तो बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है। तो ये भी इसके कलर कौन सा बनेगा? वाइट PPT। PPT stands for precipitate। PPT stand for precipitate। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? तो आइए देखते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो टेम्परेचर अगर रिएक्शन होती है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। बट अगर टेम्परेचर गिर रहा है, अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। क्या नेम है? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? इसमें जस्ट वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर। तो CaO प्लस H2O दैट विल फॉर्म CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो इसमें क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। क्लियर?
तो ये हीट रिलीज हो रही है घर पे। अगर हम पुराने ज़माने में कली करवाते थे तो कली में क्या होता था, जिसे हम वाइट वॉश कहते थे, तो वाइट वॉश में क्या होता था कि पहले जब वो कली डालते थे उस बड़े से टीन के ड्रम के अंदर, तो पानी जब ऐड करा जाता था तो उसके साथ क्या होता है, वो अपने आप बबल्स बनाने लग जाता है और वो ड्रम क्या हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है। बट एट द एंड उसके नीचे कोई हमने हीटिंग एलिमेंट तो नहीं रखा ना जिसकी वजह से वो हीट होना शुरू हो जाए। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पर जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेग्ड लाइम। क्या नेम है, स्लेग्ड लाइम। ओके, या फिर लाइम वाटर, लाइम वाटर। और अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो इससे पीछे हम करके आए हैं एक, दैट इज CaCO3 रिएक्ट्स, मीन्स इफ हीट इज गिवन, तो दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर इसको डेल्टा को हीट से डिनोट करा जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CaO प्लस CO2। If heat is given to that reaction, then it is a endothermic reaction. If heat is released from that reaction, it is an exothermic reaction. Clear? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है चेंज इन कलर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है अगर, तो क्या चेंज होगा कलर? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में कलर चेंज हो जाता है। सो केमिकल रिएक्शन जब होती है, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, KMNO4, इसका कलर जो होता है दैट इज पर्पल, पर्पल कलर होता है। तो इसका पर्पल कलर जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर लेस। क्लियर? अगर इसके अलावा आपने एग्जांपल करनी है तो आप देख सकते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बना देता है, ये ऑरेंज कलर से ग्रीन हो जाता है। ओके, तो ये भी क्या है, हमारे पास एग्जांपल है चेंज इन कलर की। इसके बाद आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट नाम से क्लियर हो रहा है कुछ केमिकल रिएक्शंस कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ चेंज इन स्टेट। तो जैसे वैक्स, कैंडल की वैक्स बर्न होती है तो वैक्स कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, और जो वैक्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो चेंज इन स्टेट है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। फिर बात आती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas is called chemical equation. For example, if we take Zn plus H2SO4, so it will form ZnSO4 plus H2। तो इसके अंदर ये क्या है, रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स। और हमारे पास ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। और आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो पता लग गया, बट इसमें जो सिंबल्स यूज करे गए हैं, दिस एरो इज फॉर दैट रिएक्शन इज ओनली वन साइडेड, मीन्स ये रिवर्सिबल नहीं है। बट एरोज अगर ऐसे आते हैं तो आप डिनोट कर सकते हो दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल, मीन्स वो फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। लाइक H2 प्लस O2, तो दे विल फॉर्म H2O। क्या बना देते हैं, H2O। तो H2O एक लिक्विड है, ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। क्लियर?
और जब भी आपने कोई भी रिएक्शन लिखनी है तो उसके पीछे अगर आप सिंबल्स के साथ उनकी फिजिकल स्टेट लगाओगे तो ये भी एक क्या है, केमिकल इक्वेशन की हमें एग्जाम्पल देता है, मीन्स वो हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो H2O को हम वाटर से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से हम वाटर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्लियर? तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। क्लियर? भी ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को तोड़ सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम उस मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने जैसे करा कि जैसे हमें दिख रहा था CaCO3, तो CaCO3 को अगर हम तोड़ते हैं तो CaO बनता है और CO2 बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम, यहाँ पर ही आपको बैलेंसिंग का मेथड आएगा। तो कैल्शियम मतलब रिएक्टेंट्स में कितना मास है, प्रोडक्ट्स में कितना मास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम कितने हैं? 1। और कार्बन कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। और ये भी याद रखना कि जब भी आपका जो मास मतलब जो भी नंबर लगा होगा, अगर वो पैर में है मीन्स सबस्क्रिप्ट में है, तब वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का है। और अगर वो आगे लगा होगा मीन्स पूरे एलिमेंट के आगे, फॉर एग्जांपल x, इसे कोई सिंबल मान लेते हैं, मतलब नंबर मान लेते हैं, तो दिस विल बी ऑफ अ होल कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। यहाँ पर 2 और 1 ऑक्सीजन मिलके 3 ऑक्सीजन बना देंगे, कार्बन भी 1 हो गया और कैल्शियम भी 1 हो गया। सो यू कैन से दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये मेथड कौन सा है? दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? फिर बात आ जाती है हमारे पास भी, अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो आप मुझे करके दिखाइए। लाइक KClO3, ठीक है, अगर इसको हम हीट दे रहे हैं तो KCl और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बैलेंस कैसे करेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन। सो इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कह सकते हैं? द रिएक्शन
in which two or more substances combine to form a single substance. अगर वो सिंगल सब्सटेंस बना रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर इसको हम देखिए, फॉर एग्जांपल A प्लस B इज इक्वल टू AB. दीज आर रिएक्टेंट्स और दिस इज प्रोडक्ट. क्लियर? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट. अगर इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो H2 प्लस O2, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास? H2O. क्या बना रहा है? H2O. क्या बना रहा है? H2O. और हमारे पास रिएक्शन अगर हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो और अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या हो सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड था जो क्विक लाइम, उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे थे, तब भी क्या बन रहा था? CaOH ट्वाइस. तो ये भी क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. CaOH ट्वाइस. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या आती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है? रिएक्शन RXN. रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है RXN. तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इसके अंदर एक कंपाउंड, वन कंपाउंड स्प्लिट्स, टूट जाता है दो या ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर. ठीक है ना? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर. द वन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसकी एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल लेंगे दैट इज FeSO4. क्या है? फेरस सल्फेट. क्या है? फेरस सल्फेट. तो ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास. तो क्या बन जाएगा? Fe2O3. फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड. Fe2O3. जो फेरिक ऑक्साइड है उसके पास आयरन 3 पॉजिटिव होता है. क्लियर? और साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये भी गैस, ये भी गैस, और ये क्या है? सॉलिड. इसका नाम क्या रखेंगे? फेरस सल्फेट. ओके, क्या नाम रखेंगे? फेरस सल्फेट. और इसका फेरिक ऑक्साइड. और जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसका नीचे नेम, साइंटिफिक नेम, उसकी फिजिकल स्टेट और उसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लगाए हैं उनकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है. क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हमारे पास जो टाइप आएगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है दैट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो. और अगर वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ना होते हुए अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो
डिकम्पोजिशन, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो थर्मो डिकम्पोजिशन, क्या कहेंगे, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वी कैन राइट हियर थर्मो डिकम्पोजिशन reaction in the presence of sunlight। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है भी, जो जो हमारे पास सनलाइट की जो डिकम्पोजिशन है, जो सनलाइट की डिकम्पोजिशन है उसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम क्या करेंगे, 2 AgBr, 2 AgBr किस में टूटेगा, 2Ag प्लस Br2, 2AgBr किस में टूटेगा, 2Ag प्लस Br2। तो ये येलो कलर का होता है, पेल येलो, ठीक है। और सिल्वर ग्रे कलर का, ग्रेइश सिल्वर। और जो ब्रोमीन है ये रेड ब्राउन कलर की होती है। क्लियर। तो ये यहाँ पर अपन लाइट लिख सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रही है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन की, तो दिस इज एन वेरी फेमस एग्जांपल, H2O, H2 प्लस O2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो लिक्विड से दो गैसेस बना रहे हैं। और जो लास्ट हमारे पास थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल रही, दैट इज CaCO3, ये किस में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप्स। तो अब हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन होगी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, द रिएक्शन इन which one element takes place of another element in a compound, एक कंपाउंड के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए ना आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्यों जी, है जी, ए जी, एओ जी। और लास्ट में हमारे पास आता है प्लैटिनम, दैट इज पीटी, पता नहीं। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर लिख देता हूँ, तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्यों जी, हैं जी, ए जी, एओ जी, पता नहीं। क्लियर। तो के से क्या है, पोटेशियम,
N से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, A से Al से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। तो ये मेजर जो है मैं आपको लिख देता हूँ, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, और Pt से क्या आ जाएगा, प्लैटिनम। क्या आ जाएगा, प्लैटिनम। K से पोटेशियम, ओके, Na से सोडियम। और जो पोटेशियम है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और यहाँ से ही ना रिएक्टिविटी सीरीज घटती जा रही है। और जो प्लैटिनम है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसके अंदर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। और इसके बाद अगर हम देखें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल, दैट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर सेपरेट हो जाएगा। क्या सेपरेट हो जाएगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कॉपर कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा कॉपर, और मैग्नीशियम कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीजेस। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो नीचे जाते जाते मैग्नीशियम तो ऊपर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, AB प्लस C इज इक्वल टू CB प्लस A। एट द एंड क्या हो रहा है, ये A है, ये B है और ये C है। ये C इधर आ गया, CB प्लस A। और इसने करा क्या, जो ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर थी, वो उसकी जगह ले लेगा और दूसरे वाले को उसकी जगह से रिमूव कर देगा। ठीक है। तो अगर आप और एग्जांपल देखोगे तो कॉपर क्लोराइड है, ये लेड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना। तो क्या होगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पर आप फिर देख पा रहे हो कि जो लेड है ये पड़ा, तो लेड एक्चुअल में तो कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई वो उसकी जगह ले रहा है। नहीं तो उसे क्या पड़ी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो उसकी जगह नहीं ले पाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट, इसे या सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसको रिएक्ट करवाते हैं एल्युमिनियम के साथ। तो क्या रिएक्शन होगी, नो, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये एल्युमिनियम को डिस्प्लेस होने ही नहीं देगा। तो वैसे ही हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अगर इसको डिफाइन करें तो वो रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स हैं, क्या है, दो कंपाउंड्स, और वो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके दो उनके जो आयंस हैं, रिएक्ट क्या करेंगे, रिएक्ट देयर आयंस, रिएक्ट देयर आयंस, और वो क्या बना देंगे, टू न्यू कंपाउंड्स, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, न्यू होंगी। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें
AgNO3, क्या है AgNO3, अगर रिएक्ट करवाते हैं इसको किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केदारनाथ का माली अगर हम सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। क्लियर। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ना, इसके वाइट कलर के PPT बन जाएंगे। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको होप करता हूँ समझ लग गई होगी। और लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन की टाइप आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पर अगर हम एक्सप्लेन करें कि रिडक्शन को, तो रिडक्शन में क्या आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कह देंगे, रिडक्शन। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें, CuO है, रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। तो कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी जाके, हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ना आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में पूछेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, विच गिव्स ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा विच गेन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला हमारे पास आएगा कोरोजन और दूसरा आएगा रेंसिडिटी। क्लियर। तो जो कोरोजन में है, तो कोरोजन में क्या होगा, बी अगर इसको डिफाइन करें, ईटन अप ऑफ any metal surface gradually by the effect of water in the presence of ऑक्सीजन। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी मेटल सरफेस खाया जाता है, ईटन अप, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसकी एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका फॉर्मूला होता है 4Fe + 3O2, रिएक्ट करवा रहे हैं 2XH2O ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब आपको नहीं पता कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Fe2
O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन है ना, तो उसका मेटल सरफेस खाया गया। क्लियर? तो इसके अंदर फिर अगर हम देखेंगे तो और क्या देखने को मिलेगा, रेंसिडिटी। वेट, तो रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा, वो कंडीशन जिसके अंदर फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड की ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, तो उसे हम क्या कह देंगे, रेंसिडिटी। और जिसके कारण उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई घर वालों ने काम दे दिया, उससे पहले आप एक पैकेट खा रहे थे चिप्स का, तो चिप्स का पैकेट आप ओपन करके चले गए, आप भूल गए कि आपने वो पैकेट ओपन करके वहाँ रख दिया था, लेकिन आप 2 घंटे के बाद आए जब, तो आपने देखा कि वो जो चिप्स थे वो ख़राब हो चुके थे, मतलब मुरझा गए थे, विल गए थे। तो एट द एंड दैट विलना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है, बी दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स रिजल्ट इन अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो अगर रेंसिडिटी को बचाना हो तो क्या करें, तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। क्या डाल दो, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। और दूसरा, ऑयल, जो फैट कंटेनिंग फूड्स हैं और ऑयल कंटेनिंग फूड है, उन्हें पैक करो नाइट्रोजन गैस के अंदर, नाइट्रोजन गैस पैकिंग। तीसरा, कीप देम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कीप देम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट से दूर रखो। फोर्थ, कीप दैट फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेशन कर दो, तब भी वो ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर आप रख दो। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अगर आप फूड को रख दोगे तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से वो बच जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी बच्चों को शेयर करें, जिसके कारण आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।